नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बंबू। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए जो सॉलिड स्टेट है। इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें से लगभग यूं मान के चलो एक क्वेश्चन अपना फिक्स है। एक घंटे में यदि आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो यूं मान के चलना बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा ये वीडियो। कोशिश यही करेंगे घंटे भर में आपका संपूर्ण रिविजन हो। अब इस रिविजन कैसे होगा तो देखो, सेकंड ग्रेड के जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप इनको क्या करो, इन शॉर्ट नोट्स का प्रिंट निकाल के अपने पास में रखो। जैसे ये आपके पास में होंगे आप उसको देखते जाना, मैं इनको समझाते हुए चलूंगा। इससे आपका फायदा ये होगा कि कम समय में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इस शॉर्ट नोट्स के लिए मैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन का यदि आपके पास लिंक नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको सेकंड ग्रेड में से शॉर्ट नोट्स के नाम से आपको फोल्डर दिखेगा, उसको आप परचेज कर लेना। वहां पे आपके सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कुछ टॉपिक के आपके फिजिक्स के भी। इनको आप क्या करोगे, उनका प्रिंट निकालना, फिर ज्यादा से ज्यादा उनका रिवीजन करना, कम से कम 3-4 बार आप रिवीजन करना, तब जाके ये चीजें आपके समझ में आएगी। देखो, सॉलिड स्टेट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिक्स ये यूं मान के चलना आपका एक क्वेश्चन कंफर्म इसमें से आएगा। और एक बात और, अभी थोड़ा सा कम टाइम है आपके पास, तो आप जी लगा के तैयारी करो। 10, 12, 15 घंटे, यानी टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सर कोई टाइम बाउंडेशन हो कि मैं 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पिछड़ रहा हूं तो उस चीज में आप थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दो। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे एक महीने में यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया फिर यूं मान के चलो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यही करोगे, आप जो टॉपिक आपका वीक है उस पर ज्यादा फोकस करोगे। उस पे अब देखो, केमिस्ट्री का लगभग मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यदि किसी भाई के कोई डाउट है तो आप आराम से इस वीडियो को देखना, आपको मजा आ जाएगा। कोई भी केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन अपने इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना मेरा जो अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आराम से निश्चित होकर इन वीडियो को देखें, आराम से समझें, इसके बाद में शॉर्ट नोट्स के 3-4 बार रिवीजन करें। डेफिनेटली आपको लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं शॉर्ट नोट्स के मिलेंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। देखो, सबसे पहले अपन इसमें थोड़ा सा मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। अब सॉलिड स्टेट सिलेबस में अपने 1-2 लाइन दी हुई है सीधा क्रिस्टल और टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको अपन यू मान के चलना कि 7-8 पेज की पीडीएफ है। तो 7-8 पेज की पीडीएफ पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो, सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड होते कितने प्रकार के, 2 प्रकार के सॉलिड होंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलीय सॉलिड ही अपने मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिस्टलीय मतलब इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। देखो, इनका निश्चित आकार होता है। क्रिस्टलीय के क्या होता है, निश्चित आकार होता है, और ये निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। ऐसा भी नहीं है, मैं देखो इनके एक बार एग्जांपल लेके आप माइंड सेट करो। इसमें आपका रबड़ आता है, प्लास्टिक आता है, इसका एग्जांपल कौन सा है, प्लास्टिक आता है। अब प्लास्टिक क्या होता है सर, प्लास्टिक का कोई आकार नहीं होता, जिस आकार में आप चाहो उस आकार में इसको डाल सकते हो। इसके अलावा इसको थोड़ा सा भी आप हीट करोगे तो प्लास्टिक सिकुड़ने लग जाएगा। जबकि ये जो क्रिस्टलीय सॉलिड है ये ऐसे नहीं होते, इनको आपको एक निश्चित टेम्परेचर दोगे तभी जाके ये पिघलेंगे। अदरवाइज ये ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा भी इनको हीट करोगे तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, इनका निश्चित आपका ताप होता है, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, तेज धार वाले औजार से काटने पे 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। यानी यदि आप प्लास्टिक को काटोगे तो ये समान रूप से 2 टुकड़ों में नहीं टूटेगा। आपने देखा होगा प्लास्टिक आप कभी टेढ़ा टूटेगा, कभी कैसे टूटेगा, इसका मतलब वो नॉन क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ऐसा होगा सॉलिड जिसको आप काटोगे, काटते ये पूरा 2 भागों में टूट जाएगा। जैसे इसने लिख रखा धातु, कोई भी धातु हो गया, हीरा हो गया, हीरे को आप काटोगे तो ये बिल्कुल 2 भागों में आपका टूटता है। इसके अलावा इनकी गलन उष्मा, बहुत अच्छा भाई, गलन उष्मा निश्चित होती है, बहुत अच्छी बात कही है। इसके अलावा विषम देशी प्रकृति के होते हैं, इनसे लगभग जो यहाँ से क्वेश्चन उठता है वो इसी में उठेगा। कौन सा, कि ये किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, विषम प्रकृति। विषम देशी प्रकृति का मतलब अलग अलग दिशा में जाओगे आप तो अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा वास्तविक ठोस होते हैं और दीर्घ प्राची व्यवस्था होती है। दीर्घ प्राची कैसे,
इनमें देखो शॉर्ट प्रासी होती है, ये कम प्रास वाले होते हैं, यानी आपको थोड़ा सा भी इसको हीट कर दिया तो ये पिघलने लग जाएंगे, जबकि यहाँ पे ये पिघलते नहीं है, इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे यानी एक लॉन्ग रेंज में आप टेम्परेचर दोगे तब जाके ये टूटेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। आगे देखो क्रिस्टल विवाद, इस नाम से हमने इसकी ट्रिक बना रखी है, क्रिस्टल विवाद। तो क्रिस्टल विवाद क्या है इस कै से क्रिस्टलीय ठोस, उसके बाद वी से विषमदैशिक, और इस वा से वास्तविक, और दै से आगे आपका दीर्घ प्रासी। यही आपके क्वेश्चन बनने के लायक है। यदि इसमें से कोई कंपैरिजन में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन तीनों में से चीज पूछेगा। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं भाई, विषमदैशिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, इसके अलावा आपका दीर्घ प्रासी होते हैं। इसी प्रकार नॉन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय सॉलिड, देखो इनकी कोई आकृति फिक्स नहीं होती, तब ताप के एक प्रास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, तेज धार वाले औजार में काटने पर अनियमित स्तव में दो टुकड़ों में टूट जाते हैं, इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। वैसे आपको यही इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना आप कि इनकी आप हो सकता है आप भूल जाओ कि आपको लगेगा समदेशिक तो वो होंगे जो क्रिस्टलीय सॉलिड होंगे, नहीं, ये आपके समदेशिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऐसे मिक्सिंग होती है। ऐसे देखो अलग अलग पार्टिकल, ये आधे पार्टिकल ऐसे आगे, आधे पार्टिकल सपोज करो आप सॉरी ऐसे आगे, आधे पार्टिकल आपके ऐसे आगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दिशा में जाओगे तो अलग अलग आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसे हर दिशा में आपको समान टाइप के गुण मिलते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका इस तरह का अरेंजमेंट होता है, एक लेयर इसकी आ गई, फिर एक लेयर अलग की आ गई, फिर एक लेयर वापस इसकी आ गई, फिर एक लेयर आपकी इसके आगे। तो इसमें क्या है, आप ऐसे चलोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, आप ऐसे चलोगे तो आपको अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। इसलिए आपका क्रिस्टलीय सॉलिड होता है वो अभिसमदेशी प्रकृति का होता है, जबकि जो नॉन क्रिस्टलीय होता है वो आपका समदेशिक प्रकृति का होता है। इसके अलावा इनको आभासी ठोस भी बोलते हैं या फिर अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज अभी, अतिशीतित द्रव किसको बोलते हैं, अक्रिस्टलीय सॉलिड को बोलते हैं। इसके अलावा लघु प्रासी व्यवस्था होती है, एग्जाम्पल आपका रबड़ और प्लास्टिक आ गए, इन दोनों के एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। NaCl धातु और हीरा ये आपके क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, रबड़ और प्लास्टिक आपके नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहले आणविक टाइप, आणविक ठोस। आणविक ठोस भी तीन प्रकार के होते हैं। देखो आणविक का मतलब अणुओं से मिलकर बना हुआ है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक नाम से आपको पता चल रहा है अणुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी अणुओं से मिलकर बना हुआ है। कितने भी अणुओं से मिलकर बन सकता है ये, तो ये क्या हो गया, अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे अब देखो समान प्रकार के यदि अणुओं से मिलेगा, कोई समान प्रकार के अणुओं से मिलेगा तो उसको बोलेंगे अपन अध्रुवीय, नॉन पोलर, अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों हो रहा है, यदि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। इसी प्रकार एक आपका ये भी हो सकता है ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा सर, ध्रुवीय आणविक ठोस में डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। जब दो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अलावा जब दो समान प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं अपने आणविक, कौन सा, नॉन पोलर आणविक ठोस। तो देखो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार देखो, इसका अध्रुवीय है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अध्रुवीय आपका मुलायम होगा, इसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, लंदन फोर्स लगता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर देखो कोई भी पोलरिटी तो है नहीं आपका। एग्जांपल मान लेते हैं आपके अंदर H2 है, देखो भाई H2 है, तो ये आपका ऐसे मिलेगा H और H, इसके अंदर कोई पोलरिटी नहीं है, सही बात है। तो इसके अंदर जब भी पोलरिटी नहीं हो तो उसके अंदर वंडरवाल फोर्स लगता है। इसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, वंडरवाल फोर्स लगता है, ठीक है। वंडरवाल का दूसरा नाम क्या होता है, लंदन फोर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखो, देखो Ar, देखो CCl4, H2, I2, CO2, ये सारे के सारे क्या हो गए, अध्रुवीय आणविक ठोस हो गए। अब आप बोलोगे सर CO2 कैसे होगा, तो आपको भी पता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये जितना इधर खींचेगा ये उतने उधर खींचेगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा वो सारे के सारे आपके अध्रुवीय आणविक ठोस होंगे। इसके अलावा ध्रुवीय देखो, ये भी सेम के सेम प्रॉपर्टी है इनकी भी, ये भी मुलायम होंगे आपके। अब चूंकि इनके अंदर पोलरिटी आएगी, जब भी पोलरिटी आएगी तो आपका पता है डाइपोल इंड्यूस होता है, तो इसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इसमें इंटरेक्शन पाए जाते हैं। कैसे, देखो भाई इसके अंदर यदि आपका HCl है तो HCl क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, तो ये इसका एक खुद का डाइपोल होगा, इसका खुद का डाइपोल होगा। डाइपोल का मतलब जिसके अंदर चार्ज हो,
चार्ज इन दोनों के अंदर होगा, चार्ज होने की वजह से इनमें डाइपोल जनरेट हो गई, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन पाया जाता है वो आपका द्विध्रुव है, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। एग्जांपल देखो HCl हो गया, SO2 हो गया, ऐसे सारे एग्जांपल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो सारे सारे आपके ध्रुवीय होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपका H2O, जैसे आपका H2O यदि आप बर्फ में हो, H2O यानी बर्फ, बर्फ के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का अणुओं से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसका मतलब 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का आणविक ठोस है, बिल्कुल आणविक ठोस है। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये आपका आ गया हाइड्रोजन अबंधित, ये कठोर होते हैं और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल इसका आ गया H2O बर्फ। इसके अलावा आणविक ठोस देखो, ये आणविक ठोस खुद बोल दिया जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। इसके अलावा अवयवी कण इसमें कौन से होते हैं, अणु होते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। आगे देखो भाई आयनिक ठोस, आयनिक का नाम से आपको पता चल रहा है आयनों में जो विभक्त हो जाए, जो आयनों से मिलकर बना होता है। कैसे, देखो इन आयनों के अंदर आपको भी पता है, जैसे फेमस एग्जांपल आपको पता है NaCl, क्या कौन सा एग्जांपल है, NaCl, ये आयनों से मिलकर बना हुआ है, Na+ और Cl- से। तो इन देखो जब भी आयनों के बीच में मिलकर बना हुआ होता है, HCl और NaCl में फर्क है। HCl में क्या है, ये पूरी तरह से नहीं टूटता है, HCl होता है ये पूरी तरह से नहीं टूटता है, ऐसा होता है ये यहाँ पे Δ+ मिलेगा, यहाँ पे Δ- मिलेगा, इसलिए इसमें क्या होता है, ध्रुवीय होगा ये, ठीक है। जबकि NaCl क्या होता है, आयनों में टूटता है, ये पूरी तरह से आपका आयनों में टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सोल्ट होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, सोल्ट कोई भी हो, जो सोल्ट होगा वो सारे सारे आयनों में टूटते हैं, तो ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाएगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। तो सारे प्रकार के जितने भी प्रकार के आपके इस टाइप के हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, आणविक ठोस यानी आयनिक सॉलिड कहलाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा जितने भी लवण है, तो लवण क्या होंगे, आयनिक सॉलिड शो करेंगे। तो देखो भाई इनके अंदर कौन सा फोर्स होता है, आपको पता रखना है कि जब भी प्लस और माइनस के बीच में होता है तो उसके अंदर कूलम्बिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये कठोर होंगे, बिल्कुल कठोर होंगे, लेकिन ब्रिटल भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब इनको तुरंत तोड़ा जा सकता है, ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो ये कठोर भी होंगे लेकिन ये टूटते भी है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे लकड़ी है, लकड़ी आपके कठोर है लेकिन आप इसको तोड़ सकते हैं 2 भागों में, इसी प्रकार इनका ये प्रॉपर्टी है। ये आयनिक सॉलिड आपके क्या होंगे, कठोर होंगे, लेकिन ये भंगुर भी होते हैं, यानी इनको तोड़ा भी जा सकता है, जैसे NaCl, MgO, ZnS। इसके अलावा ठोस अवस्था में इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आयनिक यदि सॉलिड से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन पूछेगा। वो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। आपको पूछ सकता है ठोस अवस्था में NaCl को देख लो आप, जैसे नमक है, नमक आपका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब नमक का आप जलीय विलयन बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये विद्युत का चालक बन जाएगा, ठीक है। तो गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में ये चालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे देखो भाई, आगे अपना आ गया धात्विक ठोस। नाम से पता चल रहा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होंगे, जो धातुओं में पाए जाते हैं। कैसे होंगे, जो धातुओं में पाए जाते हैं उनमें क्या होगा, धात्विक ठोस, उनमें धात्विक बॉन्ड पाया जाता है। ये भी कठोर होंगे और आघातवर्धनीय होते हैं, कठोर होते हैं और आघातवर्धनीय होते हैं। सभी प्रकार की धातुओं में क्या पाया जाएगा, धात्विक सॉलिड पाया जाएगा। आगे देखो भाई सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस, यानी जो आपका एक तरीके से बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें नेटवर्क का मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे खूब सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं अपना सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। ये क्या होता है भी, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये चारों आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने चारों में आपको बता दिया। देखो 3 आपको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, चौथा ये हो गया सहसंयोजक। इसको क्या होता है, सहसंयोजक से नाम से पता है आपको, कोवलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड को आपको भी पता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो उनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। SiO2 क्वार्ट्ज, इसके एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट अभी सारे एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड में इसी बार पूछा है इनमें। तो SiO2 आपका क्वार्ट्ज भी आपका सहसंयोजक ठोस है। फिर आपका SiC एल्यूमिनियम N, यानी इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी आपका सहसंयोजक ठोस है। इसके अलावा हीरा भी आपका सहसंयोजक ठोस है, ग्रेफाइट भी आपका सहसंयोजक ठोस है। हीरे और ग्रेफाइट में आपको एक ध्यान में रखना है, हीरा आपका कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा आपका विद्युत का कुचालक होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई।
ठीक है। सहसंयोजक ठोस में से आपको सबसे पहले एग्जांपल पता होना चाहिए, SiO2, SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसके अलावा हीरा और आ गया ग्रेफाइट। ये 5 नाम आपको याद रखना है। ये आपका विद्युत का सुचालक होता है और साथ साथ में ये मुलायम भी होता है। ये आपका क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और साथ साथ में ये कठोर होता है। वैसे ये आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। इन क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। देखो भाई 7 प्रकार की अलग अलग संरचना पाई जाती है। तो इन संरचना में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा ब्रेविस लेटिस भी पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है लेकिन अपन कोशिश करेंगे भी आपको पूरा चैप्टर एक साथ में फिनिश करवाएं। देखो भाई 7 प्रकार के आपके क्रिस्टल है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, CTORMTH। क्या है, CTORMTH, ये आपको याद रखना है। CT देखो इसका आता है क्यूबिक, फिर ये आपका आ गया टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये आपका आ गया ऑर्थोरोम्बिक, फिर ये आ गया आपका रोम्बोहेड्रल, ठीक, फिर आपका मोनोक्लिनिक, फिर ये आपका आ गया ट्राइक्लिनिक, ठीक, और ये लास्ट में आपका आ गया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्यूबिक में क्या होगा सर, क्यूबिक में भुजा सारी बराबर होगी, कोण सारे के सारे बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे, भुजा सारी आपके बराबर होगी। तो ये आपको ध्यान में रहना है। आगे देखो इसमें क्या करना है, टेट्राहेड्रल में आपको सेम कोण आपको समान रखने हैं। कोण में आपको कोई चेंज नहीं करना, सारे के सारे कोण क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन भुजा समान नहीं होगी। सिर्फ एक भुजा में चेंज आ जाएगा। कितनी भुजा में चेंज आ जाएगा, सिर्फ एक भुजा में चेंज आ जाएगा। यानी आपका A बराबर B नॉट इक्वल टू C। देखो सबसे पहले बराबर, सब कुछ बराबर, फिर एक भुजा में चेंज आएगा। इसके बाद में आगे दोनों में चेंज आ जाएगा, दोनों भुजाओं में चेंज आ जाएगा, लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तीनों भुजा समान, एक भुजा में चेंज, कोई भी भुजा समान नहीं है, जबकि तीनों में एंगल आपके समान है। 3 आपके मेरे हिसाब से याद हो गया, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक आपके याद हो चुका है। एक में सारी सेम, फिर आपके एक भुजा में चेंज, फिर आपके दोनों भुजा में चेंज, लेकिन एंगल सभी में समान, एंगल सभी में समान। इसके बाद में पढ़ेंगे रोम्बोहेड्रल। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, ट्राइगोनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल देखो इसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, वापस ये क्या आ जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। क्या करना है, एक बार इसको देखो, ए बराबर बी बराबर सी, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यानी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्यूबिक है, बिल्कुल क्यूबिक के बराबर है, सिर्फ इतना ही चेंज है, यहाँ पे एंगल समान नहीं होगा, यहाँ पे एंगल समान नहीं होगा। चारों चीज मेरे हिसाब से आपको याद हो गई। क्या देखो इसमें क्या है, भुजा भी बराबर, एंगल भी बराबर, फिर आपके एक भुजा में चेंज, फिर दोनों भुजाओं में चेंज, एंगल अभी भी सारे को बराबर है। फिर आगे देखो इसका सेम क्यूबिक के जैसा लगेगा आपको, सेम ऊपर वाले के जैसा लगेगा, ए बराबर बी बराबर सी, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। वैसे ये ध्यान रखना आपको, बराबर 90 डिग्री नहीं होगा, यानी एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। आगे देखो मोनोक्लिनिक और फिर ट्राइक्लिनिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा ट्राइक्लिनिक होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अनसिमेट्रिकल कोई पाया जाता है, तो वो ट्राइक्लिनिक होता है। देखो भाई मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ए बराबर नॉट इक्वल टू बी बराबर नॉट इक्वल टू सी, एल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, ये दोनों आपको ऐसे याद रखने हैं कि ये दोनों आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। यानी जो ये ट्राइक्लिनिक होता है ये आपका सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। कैसे, ये देखो ए बराबर नॉट इक्वल टू बी बराबर नॉट इक्वल टू सी, एल्फा बराबर नॉट इक्वल टू बीटा गामा, और कोई भी चीज इसमें बराबर नहीं होती, कोई भी चीज इसमें बराबर नहीं होती, इसमें कोई भी चीज आपकी बराबर नहीं होती। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी देखो भुजा भी बराबर नहीं है और एंगल भी बराबर नहीं है। बस ऐसे ही आपको मोनोक्लिनिक याद रखना है। ट्राइक्लिनिक आपको ऐसे याद करना है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। इसका भाई देखो ये ट्राई है तो इसका भाई मोनो है, इसका भाई मोनो है। इसमें क्या है, ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू सी होगा, बिल्कुल सही बात है। भुजा आपके बराबर नहीं होगी, लेकिन इसमें एंगल थोड़े से बराबर होंगे।
एंगल, दो एंगल बराबर होंगे, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में हेक्सागोनल, सभी को भी पता है, अपन क्यूबिक पढ़ते हैं, तो ए बराबर क्या होगा बी, हेक्सागोनल में क्या होगा ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, एल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री। देखो भाई हेक्सागोनल आप सभी को भी पता है, हेक्सागोनल अपन पढ़ते हैं तब उसमें ए बराबर बी होता है, सी कभी भी बराबर नहीं आता है, एल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री के बराबर आता है। मेरे हिसाब से ये पूरी टेबल आपको याद हो गई। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, इस टेबल से सबसे ज्यादा अपने सेकंड ग्रेड हो चाहे कोई भी फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी में सबसे ज्यादा फेवरेट कोई क्वेश्चन बनता है तो इस टेबल से बनेगा। सबसे पहले बराबर बराबर, फिर एक चेंज, फिर दो चेंज, फिर वापस बराबर, फिर आपका तीनों भुजें बराबर नहीं होगी, एंगल आपका, इसमें आपको ट्राई क्लिनिक याद रखना है जिसमें कोई भी चीज बराबर नहीं है। बस मोनो क्लिनिक में क्या है, आपकी भुजा बराबर नहीं है लेकिन आपका एंगल बराबर है, एल्फा बराबर गामा 90 डिग्री होगा, बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा। फिर हेक्सागोनल ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, इसी प्रकार एल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक ट्रिक ये CTORMTH, दोबारा लिखो भाई इसको, CTORMTH। यहां पे देखो ये जो ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल, इसको आप रोम्बोहेड्रल भी लिख सकते हो, ये रोम्बोहेड्रल। तो ये जो आपका ट्राइगोनल है ये आपका रोम्बोहेड्रल भी होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें एक ट्रिक ये 3 2 4 324 12 11, 324 12 11, ये देखो ब्रेविस जालक होते हैं, ये ब्रेविस जालक, ये ब्रेविस जालक है। क्यूबिक में कितने पाए जाएंगे 3, टेट्राहेड्रल में सॉरी टेट्राहेड्रल में कितने पाए जाएंगे 4, फिर ओ से मतलब रोम्बोहेड्रल में कितने पाए जाएंगे सर 4, उसके बाद आर से, ओ से आपका आ गया ऑर्थोरोम्बिक में कितने पाए जाएंगे 4, फिर आप बोलोगे आर से क्या आ गया रोम्बोहेड्रल, इसमें कितने पाए जाएंगे 1, एम से मोनोक्लिनिक में 2, फिर आपका आ गया ट्राई क्लिनिक में 1, फिर आपका हेक्सागोनल में कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। टोटल आपके 24 आने चाहिए, टोटल कितने आने चाहिए 24 आने चाहिए, देखो सॉरी 14 आने चाहिए। तो इनका योग देखो 3 2 5 5 4 9 1 10 और 4 14। टोटल ब्रेविस आपको पूछ सकता है टोटल ब्रेविस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 14 होते हैं। इनकी क्या ट्रिक है CTORMTH, 324 12 11, 324 12 और 11, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सभी प्रकार के ब्रेविस जालक किस में पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर ऑर्थोरोम्बिक में पाए जाते हैं। और एक एक किस में पाए जाएंगे, तो हेक्सागोनल में एक, ट्राई क्लिनिक में एक, रोम्बोहेड्रल में आपके एक एक पाए जाते हैं। तो देखो भाई एक बार इसको देख लो, एक बार ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो आद्य सभी में पाया जाएगा, ये जो प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव ये सभी में पाया जाएगा, देखो सब में प्रिमिटिव पाया जाएगा, आपका सब में प्रिमिटिव पाया जाएगा। तो ये जो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा, जिनमें एक एक पाया जाता है ना, इनमें सभी में प्रिमिटिव होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, अपन नॉर्मल बोला जाए तो सिंपल क्यूबिक होगा, ठीक है। इन सभी में सिंपल क्यूबिक पाया जाता है। देखो 7 थे, 7 में से 3 का अपने खेल खत्म कर चुके हैं। 7 थे जिसमें से 3 में क्या पाया जाता है, एक एक पाया जाता है। जो जिसमें भी एक पाया जाता है इसका मतलब उसमें क्या होगा, सिंपल क्यूबिक आएगा। तो ये अपने आपको पता है कि ये आपको आइडिया लग गया। तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा लिखता हूं, देखो भाई CTORMTH 324 12 11, इसमें सिंपल क्यूबिक आ गया, फिर आपका सिंपल क्यूबिक आ गया, फिर इसमें भी आपका सिंपल क्यूबिक आ गया। 3 आपने आइडिया लगा लिया। इसके बाद में देखो ये जो 3 है इसमें आपको क्या करना है, एक तो सिंपल क्यूबिक भर दो, फिर आपका BCC FCC, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में आपका BCC FCC आएगा। फिर एक जगह आप देखो 4 है, तो इसमें सारे प्रकार के आएंगे, इसमें सारे प्रकार के सिंपल क्यूबिक, BCC FCC और आपका ECC आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो 2 है, इसके अलावा ये जो 2 है कौन से अभी मोनोक्लिनिक वाले, तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा सिंपल क्यूबिक और आपका ECC आ जाएगा, सिंपल क्यूबिक और आपका ECC आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2 है, इसमें क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक और आपका ECC आ जाएगा। देखो जिसमें 2-2 है, जिनमें 2-2 है उसमें क्या होगा, सिंपल क्यूबिक ECC पाया जाता है, सिंपल क्यूबिक ECC पाया जाता है। तो यानी आपका 5 की कहानी खत्म हो गई। 3 तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये अब आपको ये पता है जिसमें 2-2 है उसमें सिंपल क्यूबिक ECC पाया जाता है, सिंपल क्यूबिक ECC पाया जाता है। इसके अलावा 4 है, इसमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं। और क्यूबिक का आपको याद रखना है, सिंपल क्यूबिक BCC FCC पाया जाता है भाई। इसका मतलब जो ये ECC है ये 2 वालों में पाया जाता है।
तो मेरे हिसाब से ये पूरे पूरे आपके लेटिस याद हो गए। एक बार इसके एग्जाम्पल आप खुद आपको याद करने हैं, एक बार इनके एग्जाम्पल की आप 3-4 बार रीडिंग मारनी है, तब जाके ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। आगे देखते हैं भाई। आगे देखो, आद्य एक ही कोशिश का ये बोल रहा है सिंपल क्यूबिक सभी क्रिस्टलों में पाई जाती है। क्या बात सही है? क्या बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बोला है सिंपल क्यूबिक सभी क्रिस्टल में पाई जाती है। वे क्रिस्टल जो एक ही ब्रेविस जालक रखते हैं, तो इसमें से आप आसानी से निकाल सकते हो 324 12 11 CTORMTH। आपको रट्टा ही नहीं मारना। तो ये क्या आ गया? ट्राई क्लिनिक आ गया, ये आपका हेक्सागोनल आ गया, और ये आपका रोम्बोहेड्रल आ गया। रोम्बोहेड्रल का एक नाम और क्या था? टेट्रागोनल। तो देखो भाई ये क्या बोलना चाह रहा है? षटभुजीय, बिल्कुल ये रहा सर षटभुजीय। फिर त्रिसमतक्ष, ये रहा सर ट्राइक्लिनिक। फिर त्रिनतक्ष, ये रहा सर टेट्रागोनल। क्या ये आपको पता चल गया? क्या बिल्कुल। यदि आप समझते हुए चलोगे तो सारी चीज आपको पता चलेगी। आगे देखो भाई, ऐसा क्रिस्टल जो सभी प्रकार के ब्रेविस लेटिस रखता है, ये वाला दिया रोम्बोहेड्रल। कौन सा होता है? सॉरी ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक। इसका हिंदी में क्या नाम होता है? विषम लंबाक्ष। क्या नाम होता है? विषम लंबाक्ष। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली। अब देखो आगे, आयनिक क्रिस्टल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हो सकता है इससे यदि कोई भुल्ला भटका है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपका डेफिनेटली यहां से पूछेगा, यहां से फिर डेफिनेटली उठाएगा क्वेश्चन। तो देखो NaCl 1:1 में, सबसे पहले आपको ये मैं रेशो बता देता हूँ किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। 1:1 होगा, 2:2 होगा, 5:5, 6:6। ये आपको कैसे होगा? देखो यहाँ पे Na कितने हैं सर? 1 है। Cl कितना है? 1 है। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा? 1:1 आएगा। यहाँ पे देखो ZnS भी 1 है, जिंक भी 1 है, सल्फाइड भी 1 है। तो आपका क्या रेशो आएगा? 1:1 आएगा। फिर यहाँ देखो कैल्शियम 1 है, और आपका F कितने? फ्लोरीन कितने? 2 है। तो यहाँ रेशो क्या बनेगा? 1:2 बनेगा। 1:2 बनेगा। ठीक है। आगे देखो भी Na2O, Na2O में क्या है? 2 आपका सोडियम होगा, 1 आपका ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे क्या रेशो बनेगा? 2:1। यहाँ पे CaCl में 1:1 है। ZnS में भी क्या होगा? 1:1। सबसे पहले आप रेशो सेट करना आ चुका है। ये रेशो सेट करना मेरे हिसाब से अब आप आ चुका है। आगे देखो भी, ये ध्यान में रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6:6 है। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसमें 6 है। कौन से प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर होती है? तो आप बोलोगे इसको रॉक सोल्ट टाइप की स्ट्रक्चर है। कौन से टाइप की स्ट्रक्चर है? रॉक सोल्ट टाइप की स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री क्या आएगी आपकी? CCP। सभी में CCP ज्योमेट्री है। देखो सभी में CCP ज्योमेट्री है। सिर्फ 2 एग्जांपल आपको याद रखने, CaCl में आपका BCC होता है, और ZnS में आपका क्या होता है? HCP होता है। ZnS में आपका क्या होता है? HCP होता है। ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि CaCl में आपके BCC है और ZnS में आपका हेक्सागोनल है। इसके अलावा बाकी सारों में CCP है। CCP बोल दो या FCC बोल दो, एक ही बात है। तो देखो CaCl इसमें BCC है, ZnS इसमें आपका HCP है, और ZnS भी कौन सा है? ये वोल्टाइज वाला है, वोल्टाइज वाला। ये ZnS कौन सा होता है? ब्लेड बोलते हैं इसको, ZnS ब्लेड। ZnS वोल्टाइज में आपका HCP होता है, CaCl में आपका BCC होता है, बाकी सभी में CCP होता है। देखो कितनी अच्छी बात, अभी कितनी अच्छी बात आपको बोलिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको CCP याद रखना है। 2 ही जगह आपको BCC और HCP याद करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6:6, इसका कोऑर्डिनेशन देखो 8:8। क्यों? क्योंकि BCC में आपको पता है बॉडी सेंटर में होता है, वहां आपका 8 एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे 8:8, यहाँ पे क्या होगा? 6:6। यहाँ क्यों होगा 6:6? यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाई जाती है भाई। हालांकि अपन इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना इतने डिटेल में क्वेश्चन कभी आज तक नहीं आया हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए 6:6। फिर ये देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, सभी में टेट्राहेड्रल वॉइड है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब जिसमें 4 हो, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 4 एटम के बीच में जो बनने वाली वॉइड, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब इसी में सब में 4 आएगा। देखो यहाँ पे सल्फाइड का 4, जिंक का 4, यहाँ पे फ्लोरीन का 4 है, ये 1 फ्लोरीन, ये 1 कैल्शियम से 2 फ्लोरीन लगी हुई है। इस फ्लोरीन का 4 है, इसका भी 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो ये आपका 8:4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका आपका 4 है, Na का क्या है? 4 है, तो ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद CaCl का 8:8। यहाँ पे देखो ZnS का भी 4 होगा, सल्फाइड का भी 4 है, तो 4:4। कितनी अच्छी बात बोली भाई,
कितनी शानदार बात बताइए आपको, एक बार आप खुद मेमोराइज करके देखना कि आप जो जिसको रट्टा मारते थे वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। 6:6, इसके अलावा बाकी सभी में 4:4:4:4 लेके जाना है, सिर्फ आपको 1:8:8 ये याद रखना है। देखो NaCl का 6:6 याद रखना है, इसके अलावा CaCl का आपको 8:8 याद रखना है, इसके अलावा बाकी 4 याद रखने हैं, इसमें 4:4 के हिसाब से सेट करने हैं, इसमें 4:4 के हिसाब से सेट करते जाओगे, 4:4 के हिसाब से सेट करते जाओ, ठीक है। ये रॉक टाइप की स्ट्रक्चर की होगी, आपको NaCl का सीधे सीधे पूछेगा कौन से टाइप की स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे रॉक सोल्ट टाइप की स्ट्रक्चर है। ये ZnS जिंक ब्लेड बोलते हैं इसको भी, जिंक ब्लेड। ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। ये CaF2, ये आपका आ गया फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर। Na2O, देखो यहाँ पे जो CaF2 है, बाद में जो F2 आ रहा है ये फ्लोराइड की स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे फ्लोरीन ही आ रहा है एक तरीके से, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है फ्लोराइड। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं आ रही है, तो ये है उसके जैसे ही उल्टा हो गया, यहाँ पे F2 बाद में आ रहा है, यहाँ पे Na2 पहले आ गया, यानी इसको बोल गया आप एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये CCP BCC HCP। बताओ कोई डाउट? कितनी शानदार चीजें हैं, ये चीजें आप जिंदगी भर रट्टा मारते हो लेकिन आपकी चीजें समझ में नहीं आती, मेरे हिसाब से अब आप आसानी से कर लोगे। आगे देखो भाई, घन्य क्रिस्टल जालक। अब अपने 3 प्रकार के जालक पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इनको समझा देता हूं आपको। देखो भाई, एक आपका आ गया सिंपल क्यूबिक, एक आपका बॉडी सेंटर्ड, एक आपका आ गया फेस सेंटर्ड, ठीक है। अभी देखो इसमें सिंपल क्यूबिक में आपको पता है जो आपके एटम है, आप जिस कॉर्नर में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में देखना है, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे आपका एटम होंगे, ये दोनों एटम आपके एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे, यानी ये पूरा कॉर्नर है, सॉरी ये आपका पूरा कॉर्नर है, इसका एक एटम ऐसा होगा, फिर दूसरा एटम आपका ऐसे होगा, यानी ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे, ये दोनों आपके कॉर्नर पे स्थित होंगे। तो यहाँ पे आपको ये पूरी यदि भुजा है, ये आपकी गन की भुजा है, देखो ये पूरी एक गन की भुजा है, इसको बोलेंगे A। तो ये आपका ये इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है, तो ये आ जाएगा A बराबर 2R। क्या आ जाएगा भाई, A बराबर 2R आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या इतने टाइम लास्ट टाइम पे अपने समझेंगे नहीं, हो सकता है जिसको आ रहा है उसको अच्छी बात नहीं समझे, तो अपन मैं सीधा सीधा आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो सिंपल क्यूबिक A बराबर 2R। बॉडी सेंटर, अब बॉडी बड़ी होती है, देखो बॉडी होती है वो दमदार होती है, सब ये चाहते हैं कि हम बॉडी बनाए, तो इसलिए बॉडी दमदार होगी, तो इसमें आपको याद रखना है √3A बराबर 4R, और इसमें आपका फेस सेंटर में आपका आ गया √2A बराबर 4R। देखो भाई बॉडी सब दमदार बनाना चाहते हैं, इसलिए ये बड़ी संख्या में आएगा √3A बराबर 4R, और यहाँ पे फेस सेंटर में क्या आ जाएगा, √2A बराबर 4R आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? ये देखो 2R तो सब जगह है, आपको ये नहीं करना भाई 2R, यहाँ पे A बराबर 2R, A बराबर 2R, सॉरी यहाँ पे 4R है ना, √3A बराबर 4R, यहाँ पे √2A बराबर 4R, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रहनी है, ठीक है। इसमें रिलेशन आ गया। फिर देखो पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक में आपका 1 पार्टिकल आता है, बॉडी सेंटर में 2 पार्टिकल आता है, और फेस सेंटर में आपके 4 पार्टिकल आता है। देखो भाई जीवन में आपको पता है कि फेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बॉडी की वैल्यू क्या होती है, बॉडी ताकतवर होता है, ताकत को बताता है, इसलिए यहाँ पे ताकत ज्यादा दिखानी है, आपको √3 दिखाना है, √3 ताकत के लिए आएगा। उसके बाद में फेस का ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जीवन में अपने क्या होती है, फेस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं भाई, फेस के चक्कर में तो लगे रहते हैं लोग, मेकअप कराना, आपको भी पता है कि ब्यूटी पार्लर में कितने पैसे लगाते हैं लड़कियां, सिर्फ इस फेस को चमकाने के लिए, किसको, फेस को चमकाने के लिए, इसका मतलब फेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हाँ सर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसमें 4 आएगा। सिर्फ और सिर्फ बॉडी की इंपॉर्टेंस आपका ताकत को दिखाने के लिए, तो √3A बराबर 4R, यह ताकत दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपका ताकत थोड़ी छोटी है, नंबर कम है, इसका मतलब ताकत कम है, √2A बराबर 4R। इसके बाद में फेस आपका मायने रखेगा, जेड की वैल्यू आपकी किस में ज्यादा आएगी, फेस में ज्यादा आएगी, ये जेड की वैल्यू है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बॉडी के लिए 2 आपका, और फेस सेंटर के लिए 4, ये क्या है, जेड की वैल्यू है। आगे देखो भाई पैकिंग एफिशिएंसी, देखो पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल आदमी होते हैं उसकी, वैसे ही आपको भी पता है इसका प्रभाव कम होता है, सिंपल आदमी का प्रभाव कम होता है, इसके आसपास 52 लोग रहते हैं, कम प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी छोटी होती है तो माहौल बना रहता है, तो इसमें 68% रहेगा, और आपको भी पता है जिसका फेस चमकता है उसकी दुनिया कायल होती है, तो इसमें 74% रहता है, 74%। देखो सिंपल आदमी की दुनिया कम ही फैन होती है, इसलिए इसका 52 आ गया।
फिर आपका जिसकी बॉडी सोडी है उसकी दुनिया ज्यादा फैन होती है तो 68% आ गया। और फेस वालों की तो पूछो नहीं, जिसका फेस अच्छा है उसकी तो पूरी दुनिया आपके पीछे घूमेगी, तो ये आपका 74% आ गया। देखो इसका जड भी ज्यादा होता है, इसका आपका पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से आपके ये चीजें समझ में आ गई। देखो 52.4%, 68%, 74%। ठीक है, ये आपका आ गया। अब अगली स्लाइड देखते हैं। आगे देखो भाई, वैकेंट सिर्फ आपको वैकेंट चेक करना है तो 100 में से कम करना पड़ेगा। 100 में से 52 चले गए तो आपका आ गया 48। 100 में से आपका क्या चला गया, 68 चला गया तो 32 आ जाएगा। 100 में से 74 चले गए तो आपका 26 आ जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो भाई, वही सेम बात, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। सिंपल का क्या होता है, सिंपल के आदमी चारों तरफ कम ही रहते हैं, चारों तरफ आदमी कम रहते हैं तो यहाँ पे 6 रहेगा। यहाँ पे आपका बॉडी शॉडी होती है तो आदमी थोड़ा सा ज्यादा माहौल में रहता है तो 8 होगा। और फेस वालों की तो पीछे पब्लिक रहती है तो यहाँ पे 12 होगा। तो 6, 8 और 12 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 52, 68, 74, 1, 2, 4, 6, 8, 12 इतना सब कुछ इसमें आ जाएगा भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। आगे देखो एचसीपी, यूनिट सेल। एचसीपी एक आपके यूनिट सेल एचसीपी भी आती है, एचसीपी को पढ़ेंगे अब। एचसीपी में क्या होता है, इकाई सेल में। एचसीपी के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग। हेक्सागोनल, इसका नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग। हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग आ जाएगा। देखो इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 6। कितने कणों की संख्या भी इसमें, 6 कणों की संख्या है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है जब मैंने इसको आपको करवाया तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था। हेक्सागोनल में सबसे ज्यादा जड की वैल्यू होती है। अवयवी कणों की संख्या क्या बताएगा, ये सब जड की मान को बताएगा। तो सबसे ज्यादा यदि जड का मान किसी में है तो वो आपका एचसीपी में है। ठीक है, सबसे ज्यादा एचसीपी में आएगा। फिर पैकिंग एफिशिएंसी फेस के बराबर होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी फेस सेंटर्ड के बराबर होती है तो इसका 74% आ गया। वैकेंट स्पेस आपका 26% आ गया। ठीक है, तो यानी एचसीपी में आपको क्या याद रखना है, ये एफसीसी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो एचसीपी इकाई सेल की संकुलन दक्षता किसके बराबर होती है, एफसीसी के बराबर होती है। सब कुछ एफसीसी के बराबर रहेगा, सब कुछ एफसीसी के बराबर रहेगा, सिर्फ जेड को छोड़ के। जेड का मान इसमें 6 आएगा जबकि एफसीसी में आपका जेड का मान 4 आता है। फिर देखो दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी। देखो दो परमाणु ऐसे है, बिल्कुल निकटतम आएगा तो इसकी बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए, 2r आनी चाहिए। r इसकी, r इसकी, तो इनके बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए, 2r आनी चाहिए। ठीक है, दो परमाणु के बीच की दूरी सिंपल क्यूबिक में आपका a बराबर 2r, क्योंकि इसके बीच में और कोई परमाणु नहीं है तो सिंपल सिंपल आपका a बराबर 2r। जबकि अब देखो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, आपको मैंने करवा भी रखा है उस टाइम, ऐसे पूरा बॉडी डायगोनल में जाता है ये। तो ये यहाँ वाला जो कॉर्नर है वो इस कॉर्नर के साथ में जाएगा, तो यहाँ पे ये एटम आएगा, यहाँ पे ये एटम आएगा और एक एटम पूरा बीच में आएगा। हमें 2 एटम चेक करनी है, यहाँ देखो 3 एटम आ रहे हैं, हमें सिर्फ 2 एटम चेक करने, इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो यानी √3a बराबर 4r था, इसका मतलब इसका आधा अपने को काम में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर दिया, 2r बराबर √3a/2, यहाँ पे भी आधा काम में लेने, यानी यहाँ पे 2r आ जाएगा। ये लो भाई, 2r बराबर क्या आ जाएगा, √3a/2। इसी प्रकार इसमें भी आधा काम में लेना तो 2r बराबर a/√2 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्यूबिक, एचसीपी और बीसीसी सब कुछ है इसमें आ चुका है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना है, इसका जो आपने जो रिलेशन देखा था उसका आधा आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखो भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में देखो ये एफसीसी, एचसीपी या एफसीसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक इकाई विकिरण पर 2 चतुष्फल की रिक्तियां बनती है। अर्थात देखो भाई ये बोलना चाह रहे हैं बॉडी डायगोनल, आपको पूछ सकता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे बनता है, तो आप बोलोगे सर बॉडी डायगोनल, प्रत्येक बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं। ये इस यहाँ का देखो, इस कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर पे जाओगे आप तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड आपको मिलेगी। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे मिलेगी, एक उस कॉर्नर में मिलेगी, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है। यानी एक विकिरण में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। ठीक है, आगे देखो भाई, एक घन में कुल 4 विकिरण, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर देखो अष्टफलकीय छिद्र यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें होती है भाई, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी में होती है, जबकि सिंपल क्यूबिक में आपकी एब्सेंट रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, मैं आपको सीधे सीधा बता देता हूँ। यदि किसी में अवयवी कणों की संख्या z है, यदि किसी में अवयवी कणों की संख्या z है, तो वहां पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के बराबर होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के बराबर होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी z के बराबर होती है। देखो यदि किसी भी आपके जो ये क्यूबिक सेल है इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या z है, तो आपका टेट्राहेड्रल 2z के बराबर होगा और ऑक्टाहेड्रल आपकी z के बराबर होगा। और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ये जो बता रखे ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है ये आपके z के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये आपका 2z के बराबर होगा। टेट्राहेड्रल छोटा है इसलिए इसमें ज्यादा देखना पड़ेगा, और ये ऑक्टाहेड्रल बड़ा है इसलिए इसमें z के बराबर आता है, ठीक है। आगे देखो भाई, क्रिस्टलीय दोष, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय, यानी स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। क्या डिफरेंस होता है, देखो स्टोइकियोमेट्रिक ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो अनुपात होता है, जो आयनों का अनुपात है केटाइन और एनाइन का, वो अनुपात समान रहेगा। जबकि अरस समीकरण मितीय में क्या होगा, जो आपका पहले अनुपात था एनाइन और एनाइन का, वो अनुपात आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे आपको एक बार मैं आगे बताऊंगा, आपको ये ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्री में कौन कौन से दोष आते हैं। तो आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष होते हैं। इनमें आपका एक धनाइन बाहर जाएगा तो एक ऋणाइन भी बाहर जाएगा आपका, यानी आपका अनुपात कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जो आपका अनुपात 4:4 था, जैसे 4 केटाइन थे और 4 एनाइन थे, तो बाद में भी जब आपकी ये दो दोष आ जाएगा, यानी डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट आने के बाद में भी अनुपात की वैल्यू समान रहेगी। जो 4:4 था वो अनुपात आपका 3:3 आ जाएगा, यानी आपका स्टोइकियोमेट्री 1:1 है, तो यहाँ पे 1:1 मेंटेन रहेगी, ठीक है। आगे देखो अरस समीकरण मितीय, इसमें हो सकता है आपका धातु आधिक्य में आ जाए, हो सकता है आपकी धातु न्यूनतम में आ जाए, यानी धातु की कमी भी हो सकती है और धातु की एक्सेस भी हो सकती है। धातु कम मात्रा में भी आ सकती है और धातु अधिक मात्रा में भी जा सकती है। अब देखो रस समीकरण मितीय, वे यौगिक जिनमें धन तथा ऋण आयनों की संख्या उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में उनके अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित होती है। एक सेकंड के लिए फोन आ रहा है। हाँ, आगे देखो भाई, इसमें ये बात बोलना चाह रहा है कि रिनाइन और धनाइन की वैल्यू समान रहेगी। देखो शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की का मतलब शॉर्ट मार के इसको बाहर फेंका दो, शॉर्ट मार के बाहर फेंक दो, शॉर्ट मार के बाहर फेंक दो, यानी आपका एक धनाइन व एक रिनाइन अपनी अवस्थाओं से गायब हो जाती है तथा वे रिक्तियों का एक युग्म छोड़ देते हैं। यानी आपका ये बोलना चाह रहा है एक धनाइन भी बाहर जाएगा तो एक रिनाइन बाहर जाएगा, धनाइन और रिनाइन एक साथ बाहर जाएंगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट की दोष। शॉर्ट मार के बाहर भगा दो, शॉर्ट मार के बाहर भगा दो, आपका धनाइन और रिनाइन दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, क्रिस्टल को छोड़ के चले जाएंगे। कैसे, देखो आपने खूब सारा पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्रिस्टल है, मैं पूरा प्रॉपर क्रिस्टल बना देता हूं आपका। ऐसे यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ 4 आपका क्या है, सॉरी हाँ 4 केटाइन है और आपका 4 ही आपका एनाइन है, 4 केटाइन 4 एनाइन। अब शॉर्ट की दोष में क्या होगा, एक रिनाइन बाहर चला जाएगा, एक केटाइन बाहर चला जाएगा, तो 3:3 हो जाएगा, यानी इसका सिंपल रेशियो आपका 1:1 है, तो यहाँ पे भी आपका 1:1 ही रहेगा, यानी आपका समान अनुपात में धनाइन बाहर जाएंगे उतने ही आपके क्या जाएंगे, ऋणाइन बाहर जाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल में कोई चेंज आया क्या चार्ज में, नहीं सर, जितने प्लस जा रहे हैं उतने माइनस बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये उदासीन बना रहेगा। हाँ ये बात सही है। उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनाइन तथा ऋणाइन का आकार लगभग समान होता है। क्या होता है भी, धनाइन और ऋणाइन का आकार लगभग समान होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है आपको शॉर्ट की दोष किस में पाया जाता है, तो आपको पता है कि शॉर्ट मार के इनको बाहर भगाना है, तो शॉर्ट मार के बाहर कौन जाएगा, जो समान आकार के होंगे वही बाहर जाएंगे। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा है वो तो चला जाएगा लेकिन छोटा उसमें फंस जाएगा। तो इनमें क्या होना चाहिए, आकार बिल्कुल समान होना चाहिए। देखो आकार बिल्कुल समान होना चाहिए। उन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें आयनों की समूह संख्या अधिक होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका अधिक होता है। कैसे, देखो भाई, एक तो आपका छोटा सा आकार हो ऐसे हो, तो इसमें क्या होगा,
ऐसे ये पूरी तरह से गिरा रहेगा। जबकि एक यदि बड़ी आकार की वॉइड होती है तो ये पूरी तरह से आपका नहीं गिरा होता है, तो ये आसानी से बाहर चला जाएगा। तो ये जो वॉइड है आपकी आसानी से बाहर चला जाएगी। तो ये कहने का मतलब जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है वो वॉइड आराम से शॉर्ट के दोष को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट के दोष में आपको शॉर्ट मार के बाहर भगाना है। बाहर कब जाएगा? जब वो समान, एक तो इनमें प्लस और माइनस का क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए, तभी वह बाहर जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, इन्हें अंतराल दोष भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अंतराल दोष भी कहते हैं। इनका घनत्व कम हो जाता है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सर। यदि आपका एक केटाइन और एक एनाइन बाहर जा रहा है, इसका मतलब उसका मास कम हो रहा है। भाई घनत्व कैसे देखोगे सर? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यदि इसका मास कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि यदि पहले 4 केटाइन थे 4 धनाइन थे, मान लेते इसका मास 80 था। अब 3 केटाइन 3 धनाइन, इसका मास क्या रहेगा? 60 ही रहेगा। इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जालक में कुल आयनों की संख्या में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप शॉर्ट मार के बाहर भगा रहे हो उसको, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? आयनों की कमी आएगी। आगे देखो भाई, क्रिस्टल जालक का भार कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको बताया, मास कम हो जाता है। इस दोष में आयनों की समूह संख्या उच्च होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा? आयन से बाहर जाएगा उसको। तो इस क्रिस्टलीय आयन आयनिक क्रिया विधि के द्वारा विद्युत का चालन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर क्या होगा? प्लस और माइनस पाया जाता है। इस वजह से ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक होंगे। क्रिस्टल की चालक ऊर्जा या स्थायित्व कम हो जाती है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आयन से आपके बाहर चले जाएंगे तो उसकी जगह खाली स्थान आ जाएगा। खाली स्थान की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आपको 3-4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिए, एक एक चीज आपके समझ में आ गई। आगे देखो भाई, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल क्या होता है? फ्रेंकल आपका बाहर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? ये आपका जैसे क्रिस्टल है, ये आपका क्रिस्टल है, यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर आपका माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या करेगा? एक आयन यहां से आपकी जगह छोड़ के इस बीच में आके बैठ जाएगा, बीच में आके बैठ जाएगा। इसी प्रकार आपका रिनाइन भी आके क्या आ जाएगा? बीच में आके बैठ जाएगा। तो ये आपका रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर, ये पूरा क्रिस्टल है तो रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर ही। सॉरी सॉरी, देखो भाई, ये आपका रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर ही। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? क्रिस्टल के जब अंदर रहेगा तो नहीं तो आपकी डेंसिटी में कोई चेंज आएगा, नहीं मास में कोई चेंज आएगा। तो इसमें क्या लिखना चाह रहा है? जब कोई आयन अपने नियमित बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाए, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। ये आपका होता है, ये अंतराकाशी स्थान होता है। ठीक है, अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष बोलते हैं। क्रिस्टल में रिक्ति या होल उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहां से हटके यहां पे जा रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? एक खाली स्थान आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपने रिक्ति। क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो यहां चला गया, तो यहां पे क्या आएगा? खाली स्थान आ जाएगा। तो इसकी वजह से इसमें बोलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? रिक्ति आ जाएगी या फिर होल उत्पन्न हो जाता है। ये उन आयनिक क्रिस्टलों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्यों में बहुत अधिक अंतर होता है। यानी एक आपका बहुत छोटा सा है, एक आपका बहुत बड़ा है। तो इनमें यदि आपका साइज में डिफरेंस जाता है तो ये आपका इसमें क्या होगा? फ्रेंकल दोष होगा। ठीक है, इस दोष में आयनों की समूह संख्या कम होती है। देखो, इसमें उच्च होती है, इसमें आपकी कम होगी। धनायन तथा ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसको क्रिस्टली में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। कैसे? यहाँ पे जितने प्लस अंदर जाएंगे उतने ही माइनस अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब प्लस माइनस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये उदासीनता बनी रहेगी। घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है, ये अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चले गए, ये अपने स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चले गए। यानी जो क्रिस्टल के अंदर जो छोटी छोटी जगह है उसमें चले गए, लेकिन ये क्रिस्टल से बाहर नहीं गए। इसकी वजह से क्या होगा? इनमें इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर धनायन आकार में छोटे होते हैं, ये ही जालक में अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं। पैरा विद्युत गुणांक बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पैरा विद्युत गुणांक बढ़ जाता है। किसमें? फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल दोष में पैरा विद्युत गुणांक बढ़ जाता है। अब एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। एग्जांपल क्या याद होने चाहिए? ये आपके शॉर्ट की दोष के, देखो इनमें साइज समान रहेगा। KBr, NaCl, CsCl, KCl, RbCl, HgBr। HgBr दोनों प्रकार के शो करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। HgBr शॉर्ट की भी शो करेगा आपका और फ्रेंकल भी शो करेगा। यहां देखो आपका थोड़ा सा, मैं आपको एक सेकंड के लिए हाँ, ये देखो, इसमें देखो आपका
यहाँ एग्जांपल देखो, वहां देखो आप एग्जांपल, और यहाँ एग्जांपल देखोगे आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पे आपके एस ब्लॉक के एग्जांपल दिखेंगे आपको, यहाँ पे एस ब्लॉक के एग्जांपल दिखेंगे। एस ब्लॉक के एग्जांपल के क्या होता है, एस ब्लॉक का साइज बड़ा होता है। इसके अलावा फिर पीछे जाएंगे तो हम क्या होगा, हेलोजन में नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे एस ब्लॉक के केटाइन दिखेंगे और हेलोजन के आपके रेनाइन दिखेंगे, ठीक है। और एचजीबीआर आपका एक है, यहाँ पे क्या है, अपवाद है जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप एचजीसीएल के ही दिखेंगे, एचजीसीएल आ गया, एचजीबीआर आ गया, एचजीआई आ गया, जेडएनएस आ गया, जेडएनएस आ गया। यानी यहाँ पे डी ब्लॉक की और पी ब्लॉक की मेटल दिखेगी, ज्यादातर आपकी डी ब्लॉक की मेटल दिखेगी। डी ब्लॉक की मेटल के साथ में आपका फ्रैंकल दोष पाया जाता है, जबकि एस ब्लॉक की मेटल के साथ में आपका शॉर्ट की दोष पाया जाता है। कैसे याद करोगे आप, तो देखो शॉर्ट से क्या होता है, एस से क्या आएगा, एस ब्लॉक की मेटल, इस से क्या आएगा, एस ब्लॉक की मेटल। फ्रैंकल, फिर आप ये एस ब्लॉक की याद हो गया तो फ्रैंकल आपको अपने आप याद रह जाएगा, डी ब्लॉक की मेटल। क्या हो जाएगी, डी ब्लॉक की मेटल। आगे देखते हैं भाई, आगे देखो भाई, आगे आ गया अरश्मीकरणमितीय दोष। अरश्मीकरणमितीय मतलब इसमें अब आपकी स्टोइकियोमेट्री में चेंज आ जाएगा। अब ये जो समान संख्या में जो प्लस माइनस बाहर जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या तो प्लस बाहर जाएगा या फिर माइनस बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इस तरह के दोष संक्रमण तत्वों के यौगिक में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक की धातुओं में कौन से दोष पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे असमीकरणमितीय दोष पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोष अंतरिक्ष धातु आयनों या अधातु आयनों की प्रेजेंस के कारण होते हैं। या तो आपकी धातु ज्यादा हो जाएगी या धातु कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या आता है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष आता है। देखो भाई, रेनाइन रिक्ति के कारण धातु आदि के दोष, धातु आदि के आपको पता ही चल रहा है, धातु क्या होगा, एक्सेस मात्रा में आएगी, यानी एक एक्स्ट्रा धातु आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा धातु आएगी। तो इस एक्स्ट्रा धातु के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इस एक्स्ट्रा धातु के लिए हमें एक आपको नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन बाहर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मतलब कि आपकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, यानी विद्युत उदासीनता बराबर रखनी है। उदासीनता क्या करनी है, आपकी उदासीनता बराबर रखनी है। यदि आपने बाहर से एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा डाल दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उदासीनता आपकी बराबर रहनी चाहिए। तो देखो भाई, इसमें ऋण आयन के अपने चालक बिंदु से हट जाने से रिक्ति उत्पन्न होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अब देखो, धातु आदि के नाम से पता चल रहा है, ऊपर देखो धातु आदि के, यानी धातु आदि के ज्यादा होगा। धातु के पास में क्या होती है सर, हमेशा मेटल क्या लेके आती है, प्लस चार्ज लेके आती है। इसका मतलब एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इसकी भरपाई करने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। इस वजह से ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इससे यौगिक में धातु का अधिक्य हो जाता है। आयनिक जालक में जो शॉर्ट की दोष दर्शाते हैं उनमें हो सकता है, ये बोल रहे हैं शॉर्ट की दोष वाले में क्या होता है, शॉर्ट मार के हम बाहर भगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मेटल एक्स्ट्रा आ जाएगी एफ के अंदर। अब देखो, ये जो आपका क्रिस्टल है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखो, ये आपका क्रिस्टल है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस है ये फिर प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस। अब क्या होगा, मान लेते हैं ये जो प्लस है, ये प्लस हटके इसकी जगह 2 प्लस आ गया, इसकी जगह 2 प्लस आ गया, यानी एक धातु एक्स्ट्रा आ गई, एक प्लस एक्स्ट्रा आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपन बोलते हैं एफ केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे। देखो, ये बात ये बोलना चाह रहा है, रिनाइन रिक्तियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये देखो रिनाइन रिक्ति है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर कहलाता है। इसके कारण क्रिस्टल में एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। अपन डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना क्या करेगा, कलर इंड्यूस करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कलर प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन बोलते हैं एफ केंद्र। क्या बोलते हैं भाई, एफ केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछ सकते हैं एफ केंद्र किस में होगा, तो आप बोलोगे सर जिसमें धातु जाता है, जिसमें धातु आधिक्य में, उसी में ही एफ केंद्र आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो रिनाइन रिक्तियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र कहलाते हैं। इसके कारण क्रिस्टल में एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और साथ साथ शायद एग्जाम में 2 या 3 बार पूछे हुए। ये जो क्वेश्चन है 2 या 3 बार आपके एग्जाम में पूछे हुए। NaCl क्रिस्टल में आपको Na वाष्प को गर्म किया जाता है तो पीला रंग हो जाता है। NaCl का पीला रंग, ये सब पूछा जाएगा आपको, पीला रंग किसकी वजह से होता है। एक आपका KCl है, KCl का बैंगनी रंग किसकी वजह से होता है, NaCl का पीला रंग, और
KCl में Na+ को वाष्प करने पर, वाष्प करने का मतलब क्या होगा, Na+ को वाष्प किया जाता है, यहाँ पे आपका K+ को वाष्प किया जाता है, तो आपका बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ये किसकी वजह से होता है, आप बोलोगे F केंद्र की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, F केंद्र की वजह से होता है। आगे देखो भी, अंतराकाशीय स्थानों में अंतरिक्ष धनायन। अब क्या होगा, आपका ये बोलना चाह रहा है अंतरिक्ष धनायन आ जाए। ये दोष उन क्रिस्टलों द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें फ्रैंकल दोष की संभावना रहती है। फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में डी ब्लॉक की धातुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अंतराकाशीय स्थान पर एक अतिरिक्त धनायन यानी प्लस चार्ज आता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है। देखो ये बोल रहा है इस अंतराकाशीय स्थान, इस बोल अंतराकाशीय मतलब इसके बीच की जगह, ये क्रिस्टल के बीच की जगह, यहाँ पे क्या आएगी, एक धातु बाहर से आ जाएगी। जैसे M+ आ गया, एक धातु बाहर से आ जाएगी, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके साथ में जोड़ देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, धातु जब अंतराकाशीय स्थान में एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं अंतराकाशीय में अंतरिक्ष धातु, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर इंड्यूस होता है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो ZNO है, ZNO का जो पीला रंग होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इस अंतराकाशीय स्थान में जो इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, इनकी वजह से होता है। देखो दो प्रकार के, आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं F के अंदर, और इसमें एक डिफरेंस बता देता हूं आपको। देखो भाई F के अंदर किस में होगा, यहाँ पे आपका यदि आप एक धातु एक्स्ट्रा आ जाए, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक M+2 वाली धातु आ जाए, यहाँ M+2 वाली धातु आ जाए, तो यहाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका F सेंटर प्रोड्यूस होता है, F के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, यहाँ पे जैसे माइनस चार्ज है, इसकी जगह 2 चार्ज आ जाए, इसकी जगह 2 चार्ज आ जाए, तो इस अंतराकाशीय स्थान में क्या होगा, एक आपका मेटल एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक मेटल एक्स्ट्रा आ जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से भी कलर प्रोड्यूस होता है। ये दोनों बात बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपको सीधे सीधे एग्जांपल पूछेगा, ZNO का जो पीला रंग है, ZNO का यानी जिंक ऑक्साइड का जो पीला रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। कौन सी इलेक्ट्रॉन, जो अतिरिक्त धनायन की वजह से इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं। ठीक है, और जबकि F केंद्र की वजह से रंग किस किस का आता है, तो NaCl का और KCl का आता है। NaCl और KCl का रंग इसकी F केंद्र की वजह से आता है। जबकि ZNO क्या है सर, ZNO डी ब्लॉक की मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल है, और डी ब्लॉक की मेटल हमें पता है फ्रैंकल दोष शो करती है, और फ्रैंकल दोष वाले ही सारे क्या होते हैं, इस प्रकार के अंतरिक्ष धनायन वाले शो करेंगे। इसकी वजह से इनका जो कलर आता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको F के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। आगे देखो भी, घन की ज्यामिति, कोणों की संख्या कितनी होती है, एक घन में कोणों की संख्या 8 होती है, सबको याद है, कोणों की संख्या 8। फिर आपका फेस की संख्या, यानी फेस, ये देखो ये बात पूरा, ये आपका एक बोर्ड है, इसको पूरे को फेस बोलते हैं। फिर ऐसे फेस कितने हैं, तो आपके देखो 4 तो ऐसे हो गए, एक ऊपर एक नीचे, आपको टोटल कितने हो गए फेस, 6 हो जाएंगे। भुजा कौन सी होती है, ये वाली जो ऐसी, ये भुजा बोलते हैं इसको, ये भुजा, ऐसी भुजा कितनी है, आपके देखना कोणों में, आप एक बार गौर करके देखना कमरे में, तो आपको 12 दिखेगी। देखो कोणों की संख्या आपको 8 दिखेगी, फलकों की संख्या आपको 6 दिखेगी, भुजाओं की संख्या आपको 12 दिखेगी, फलक विकर्णों की संख्या भी 12 दिखेगी। यानी आपको ऐसे विकर्ण आप चेक करोगे तो आपको विकर्ण 12 दिखेंगे। फिर आपके घन विकर्णों की संख्या, देखो घन विकर्ण और फलक विकर्ण में आपका डिफरेंस है। ये पूरा फलक है, ये आपका मान लेते हैं कमरा की एक दीवार पूरा फलक है, तो इसका जो यहां से लेके यहां तक का जो डायगोनल है वो आपका फलक विकर्ण है। तो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक फलक विकर्ण में, एक फलक में कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे, टोटल फलक कितने हैं, 6। तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, 6 × 2 12, तो फलक विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, घन विकर्णों की संख्या कितनी होगी, घन विकर्ण होंगे आपका एक यहां से लेके फिर इस कॉर्नर पे ऊपर वाला, फिर इस नीचे कॉर्नर में 2 ऐसे आएंगे, 2 इधर आएंगे, 4 होती है। घन विकर्णों की संख्या 4 होती है, फलक विकर्णों की संख्या 12 होती है। जबकि घन में एक ही सेंटर होता है, क्यूब में आपका बिल्कुल मिड पॉइंट आपका सेंटर होगा। तो क्यूब में कितने सेंटर होंगे, एक सेंटर होंगे। ये बोला एक फलक पर विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल। आगे देखो भाई, घन के एक कोणों पर परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित होता है। 3 तरीके से आपका कोणों का योगदान, फिर आगे विकर्ण का योगदान, नहीं फलक का योगदान, फिर आपका आ गया
कोणे आगे, फलक आ गया, फिर भुजा का योगदान, ठीक है, और आपका केंद्र का योगदान। देखो भी कोणों का योगदान होता है 1/8, फलकों का योगदान होता है 1/2, भुजाओं का योगदान होता है 1/4 और केंद्र का योगदान होता है 1। एक आपका जो एक आपके यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल का मतलब एक कमरा है, एक कमरे के अंदर आपका एक ही सेंटर पाया जाएगा, एक कमरे के अंदर आपका एक ही सेंटर पाया जाएगा। भुजा क्या होती है, भुजों का योगदान 1/4 होगा, यानी एक कमरे में आप ऐसे 3 कमरे और बना सकते हो पास में, एक इधर एक उस साइड, यानी इसमें आपका योगदान 1/4 होगा। फलकों में आपका योगदान 1/2 होगा। जैसे ये दीवार आपके इस कमरे में भी काम आ रही है, इधर पास वाले कमरे में भी, पीछे वाले कमरे में भी काम आएगी, तो यानी फलकों का योगदान कितना होगा, तो फलकों का योगदान 1/2 होगा। और कोणों का योगदान कितना होगा, 1/8 होगा। कोणों का योगदान 1/8, फलकों का योगदान 1/2, इसके अलावा भुजाओं का योगदान 1/4 और इसके अलावा केंद्र का योगदान 1 होगा। एक ठोस की संरचना में परमाणु ए घनीय जालक के कोणों पर उपस्थित है, यानी ए आपका कोणों पर उपस्थित है, बी आपका क्या होगा, घनीय जालक की धारों के केंद्र में उपस्थित है, सी आपका कहां पे है, सी भी घन के केंद्र में है, ये जालक की धारों के केंद्र में उपस्थित है, घनीय जालक की भुजाओं पर है, धारों में भुजाओं पर केंद्रित है। अब देखो एक ठोस परमाणु है ये आपके कोणों पे है, तो एक जो आपका एक क्यूबिक सेंटर होता है उसमें कोणों की संख्या कितनी होती है सर, 8, और ए का योगदान कितना होता है 1/8, यानी आपका ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 1 आ जाएगा। बी ये क्या बोल रहा है, घनीय जालकों की भुजाओं पर, भुजाओं के केंद्र पर स्थित है। अब भुजा कितनी होती है सर, ये देखो भुजा आपकी 12 होती है, भुजाओं का योगदान कितना है 1/4, भुजा कितनी 12, योगदान कितना 1/4, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर ये बोल रहा है सी आपका केंद्र पे होता है, तो सी कितना, केंद्र कितना है सर 1, और योगदान भी कितना 1, यानी आपका सी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका A1 आएगा, B3 आएगा, C1 दिखेगा, AB3C इसका फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक बार आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कोणों की संख्या 8 होगी, फलकों की संख्या 6 होगी, भुजाओं की संख्या 12 होगी, फलक विकर्णों की संख्या 12 होगी, घन विकर्णों की संख्या 4 होगी, केंद्र की संख्या 1 होगी। इसके अलावा घन के कोणों का योगदान 1/8 और फलकों का योगदान 1/2, भुजाओं का योगदान 1/4 और घन के केंद्र का योगदान 1 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। इसके अलावा देखते हैं आगे, ये वापस रिपीट हो गया, ये देखो ये वापस रिपीट हो गया, इसका मतलब अपना यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया। देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको करवा दिया, यानी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें करवाई है, सारी की सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि ये सारी चीजें आपने समझ ली, इसके बाद में आप प्रैक्टिस करो, इसके बाद में आप अपने पास में PYQ रखो, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, छोटे मोटे जो डाउट है वो आपके वहां पे दूर हो जाएंगे। कोशिश ये करना आप कि ये जो थ्योरी है इसको 3-4 बार आपकी मेमोरी में फिट कर लेना, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लेना, गारंटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने हमारी एप्लीकेशन पे मेगा टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर रखी है, आप मेगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और उसके बाद में जितने भी मेगा टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालो, एक एक क्वेश्चन को आप ईमानदारी से सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उन सॉल्व करने के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप इन नोट्सों में देखो, मेरे सॉल्यूशन में देखो, मेरे वीडियो देखो, तो आपको पता चलेगा हाँ ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से हम मिस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको केमिस्ट्री में नहीं आए। 100% यदि आपने हमारा पूरा लेक्चर देख लिया, डेफिनेटली आपको एक एक चीज के कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास अपने देखते हैं कौन सी चैप्टर की लेके आएंगे। कोशिश यही है कि फिजिकल अपनी पूरी एक साथ कराएं, या तो केमिकल काइनेटिक्स लेके आएंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसी आपकी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। आप इस यूट्यूब पे कमेंट में बता देना कि कौन सा चैप्टर पहले लेके आए, अपन उसी की ही क्लास से अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करें। आप हमारे जो शॉर्ट नोट्स किसी के पास यदि अभी तक परचेज नहीं किया तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स परचेज करना चाहिए। और परचेज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेकंड ग्रेड के शॉर्ट नोट्स परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। इसके साथ साथ में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लेके आए इसके बारे में भी हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।